हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और आज हम चैप्टर शुरू करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। वॉलपेपर अच्छा बनाया बनाने वाले ने वैसे। तो बात हम शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप की। अभी हमारे में ना हमारे लेक्चर में ना चीजें बढ़िया चल रही। हमारी बुक में है नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर है इंडिया। हमने पहले पढ़ लिया इंडिया, अब हम पढ़ेंगे यूरोप। ठीक है, चीजें क्या होंगी, रिलेट हो पाएंगी। अब ध्यान देना, काफी सारे लोग आने वाले हैं इस चैप्टर में, काफी सारी डेट्स आने वाली हैं, तो चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं। स्टोरी लाइन है ये भी, जैसे इंडिया का था वैसे ये भी है। बस ये कह सकते हो कि इंडिया एक कंट्री है तो जल्दी से सिमट के हो गया होगा। यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई नेशनलिज्म यूरोप में जल्दी से अगर तुम बुक खोल लो अपनी, तो पहले तुम्हें देखने को मिलेगी ये वाली पेंटिंग। ठीक है, अब इस पेंटिंग में क्या है भाई, ये जो पेंटिंग है ये बनाई है फ्रेडरिक सोरो ने। किसने? फ्रेडरिक सोरो। अपने टाइम के बहुत अच्छे आर्टिस्ट और बहुत अच्छे फिलोसोफर रह चुके हैं। इन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी और उन्हें नाम दिया था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। और उसमें से एक ये पेंटिंग है जिसका इंग्लिश अनुवाद है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, वर्ल्ड सोशल रिपब्लिक। सीधी बात है कि सोशल रिपब्लिक को लेकर बात कर रहे हैं, गणतंत्र की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं। किससे फ्रीडम, किससे आजादी चाहिए भाई? मोनार्की से आजादी चाहिए। उस समय पर यूरोप में अलग अलग देश नहीं होता है, नेशन स्टेट जैसी कोई चीज नहीं थी, देश तो थे ही नहीं। सबके बड़े बड़े एम्पायर होते थे। ठीक है, सबकी छोटी छोटी रियासत होती थी, सब अपने अपने रियासतों के मालिक होते थे। तो इस बात को फ्रेडरिक सोरो बता रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है कि लोग, किसी मोनार्की या किसी राजा का शासन नहीं होगा, लोगों का शासन होगा। लोगों का, देखिए लोगों को। अब हम जरा देख रहे, हो सकता है पेंटिंग के बारे में पूछ ले, तो ध्यान दो। ये अगर तुम देखो, ये जर्मनी का फ्लैग है। ठीक है, और आगे देखो ये फ्रांस का फ्लैग तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो बात ये कह रहे हैं कि भाई जो फ्रांस है ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। जो फ्रांस है ना भैया, वो सबसे पहले पहुंच चुका है, और पहुंचने वाले किधर? रिपब्लिक की ओर। और उसके पीछे पीछे सारे आ रहे हैं। ये नीचे का हिस्सा था वो थोड़ा इधर इससे ढक गया। यहाँ पर मोनार्की के जो सिंबल्स थे वो सारे टूटे पड़े हैं, सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरी तरफ क्या है कि सभी नेशंस साथ में है। अब ये देखा जाए तो ये लोग हैं कौन? ये लोग मोनार्की से जुड़े हुए नहीं है। इन लोगों में कोई भी क्लर्जी नहीं है। वो जो 2 स्टेट होती थी, जो वो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, इन लोगों में एक भी वो नहीं है। ठीक है, कोई उससे जुड़ा हुआ नहीं है। सब आम लोग हैं और हर कोई अपनी आजादी की बात कर रहा है। अब और बताओ, ये ऊपर भगवान रखने का भाई, भगवान रखने का ये मतलब है कि भाई ये जो पेंटिंग बनाई है ना, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं, ये सर्टिफाइड कर दिए किसने? भगवान ने। ठीक है, कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, आजादी सबका अधिकार है। ठीक है, तो ये सारी बात है। ओ अब देखते हैं पेंटिंग के फीचर। देखो भैया, सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का सीधा मतलब होता है फ्रीडम। ओके, तो लोकेटेड इन दी फोरग्राउंड, सबसे आगे था। और उनके हाथ में, मतलब कि हमने अगर देखा हो तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है और उनके हाथ में एक टॉर्च रहती है। वो टॉर्च किसकी है भाई? वो टॉर्च है नॉलेज की। ठीक है, और एक हाथ में बुक है जिसमें लिखा है द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। सीधी बात है, एक हाथ में टॉर्च है। टॉर्च किसकी? नॉलेज की, एनलाइटमेंट की। ठीक है, लोगों को दिशा दिखाने के लिए। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहला फीचर ये रहा। अगला, प्रोसेशन ऑफ नेशंस, मतलब कि जो नेशन है, हर तरीके के क्लास के जो लोग हैं एक लाइन बनाते हुए आ रहे हैं। मतलब ये भी नहीं कि कोई देश पीछे रह गया, कि सब आ रहे हैं। हर किसी को फ्रीडम चाहिए, हर किसी को आजादी चाहिए, हर किसी को अपने राइट्स चाहिए। अगला समझो, यूटोपियन विजन। व्हाट इज यूटोपियन विजन? यूटोपियन का मतलब होता है कि उस बेटा जबकि ये पेंटिंग बनी ना, उस समय पर ऐसी पेंटिंग करना सच में एक इमेजिनेशन वाली बात थी, क्योंकि उस समय पर डेमोक्रेसी थी ही नहीं। ठीक है, उस समय पर ऐसा राज था ही नहीं। ये जो राज हमें मिला है ना, इस समय पर हमें डेमोक्रेसी, हम जी रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। ठीक है, जहां चाहे वहां जा सकते हो, आ जा सकते हो। पहले ये सब नहीं था। पहले ऐसा सोचना कि हे भगवान ऐसा राज आ जाए कि ऐसी जिंदगी जीने को मिले, ये केवल सपनों में हो सकता था। तो यूटोपियन विजन ऐसे को कहते हैं कि एक ऐसी इमेजिनरी पेंटिंग बनाना जिसे देखकर लग रहा है कि एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो यूटोपियन विजन उस समय पर इसे कहता है, उस समय पर क्या आज भी सही कहता है। तो यूटोपियन विजन का सीधा मतलब ये है कि काफी ज्यादा इमेजिनेशन वाली बात हो गई कि एक देश आजादी पा सकते, सारी आजादी पा रहे हैं। वैसे पेंटिंग अच्छी बना दी बनाने वाले ने। खैर,
तो यूटोपियन विजन की ये बात हो गई। ओके, अब आता है शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म। शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म मैंने बताया था कि यार यहाँ पर ना वो मोनार्की के कुछ सिंबल्स होते थे, क्राउन वगैरह, तलवार वगैरह, वो सारी यहाँ पे ना टूट के बिखरी हुई थी। पेंटिंग जो थी असली वाली ये ढक गई है, बट मैं बता देता हूँ कि शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म का सीधे मतलब होता है जो एरिस्टोक्रेट्स थे जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई है पूरी तरीके से, पूरी तरह से खत्म हो गई है। एंड दैट वाज द रीजन ये यूटोपियन लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा सोचना ही बहुत बड़ी बात है, करना तो बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पर। हेवनली अप्रूवल, हेवनली अप्रूवल मैंने बताया कि भगवान भी आपसे खुश है, बढ़िया लगे रहो ये काम करने में। एंड सीक्वेंस ऑफ नेशंस, सीक्वेंस ऑफ नेशन का मतलब हो जाता है कि सब वन बाय वन एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि यूएस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, फ्रंट पर है, फ्रांस वगैरह फ्रंट पर है, जर्मनी, इटली, ठीक है, बेल्जियम वगैरह, ये सब पीछे पीछे, क्योंकि सब एक दूसरे से इंस्पायर होकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला मैंने बताया था, एक पहला जो लोगों ने, पहला ऐसा रेवोल्यूशन जो लोग अपने राजा के खिलाफ जाकर लेकर आए थे, बिना डरे लेकर आए थे, दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था फ्रांस ने, पूरे यूरोप में, और आगे चल के पूरे वर्ल्ड को भी। वर्ल्ड को उसने एक दिशा दे दी थी कि चाहो तो काम कर सकते हो। असल में मैंने फ्रांस से जुड़ी कुछ मूवीज देखी थी, जिसमें नेपोलियन वगैरह के भी बारे में बात हुई थी। मैंने एक चीज देखी कि लोग रैली निकाल रहे हैं और वो ना तोप चला देते थे लोगों पर, तोप से उड़ा दिया। तो इतने मुश्किल हालात थे फ्रांस में, ठीक है। हर देश में रहे जो मोनार्की के खिलाफ गया है वो मौत से के घाट उतार देते थे, बट फिर भी लोगों ने आजादी ले ली आखिरकार अच्छे से। तो ये सारी बातें, आगे बढ़ते हैं, ये फीचर्स हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो चीजें काम आएंगी, क्योंकि भाई मैं हर चीज वर्ड टू वर्ड तो पढ़ाऊंगा नहीं, वीडियो लंबी चली जाएगी। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पढ़ तुम लेना, लो ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है। अब आ गया, अरे तेरी बड़ा अच्छा लिख दिया लिखने वाले ने। नेशनलिज्म की स्पेलिंग ठीक कर लो जिसने भी बनाई है ये पीपीटी, ध्यान दो। नेशनलिज्म, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, बात क्या थी? देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम अच्छे से जानते हैं, हुआ क्या था। 1789 में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, जो राजा और जनता के बीच में थी, और जिसमें राजा लड़ ही नहीं रहा था, ठीक है, जनता खुद ही पीट रही थी जितने जो उनके हत्या चढ़ रहा था। तो इस बात को लेके क्रिएशन ऑफ कलेक्टिव नेशन, नेशनल आइडेंटिटी, बात क्या थी कि आइडियाज जैसे कि फादरलैंड, मदरलैंड, ठीक है, हम सिटीजन हैं इस देश के, और इस देश के सिटीजन हैं तो हमें कुछ मॉरल राइट्स मिलने चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। तो इन बातों को लेकर हुआ क्या था, जब ये बातें उठने लगी तो लोग इकट्ठे होने लगे और मजबूरन राज्यों को उनकी बात माननी पड़ी। फिर आगे बात करते हैं तो नेशनल सिंबल्स की अगर बात की जाए तो नेशनल असेंबली हमें देखने को मिली, नए सिंबल्स हमें देखने को मिले, ट्राई कलर जैसा फ्लैग हमें देखने को मिला जो तीन चीजों को, ठीक है, या कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ना, वो एक नेशनलिज्म को लेकर आया था देश के अंदर। वहां पे लोग अपने लिए ही नहीं लड़ रहे थे केवल, वो देश के लिए भी लड़ रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को देश का हिस्सा मानते थे। और कहीं ना कहीं उन्हें यह बात समझ में आने लगी थी कि देश किसी मोनार्की का नहीं होता, देश किसी गवर्नमेंट का नहीं होता, देश का मतलब, नेशन का मतलब कभी भी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, तो शायद हो सकता है वो कोई लैंड मास हो, कि मैं कंट्री की बात कर रहा हूं तो हो सकता है वो कोई जमीन का टुकड़ा हो, बट जब आप बात करते हैं ना किसके, नेशन की, तो नेशन का मतलब होता है बेटा उस देश में रहने वाले लोग, ठीक है। राष्ट्र का देश का मतलब हो सकता है एक बार को जमीन का टुकड़ा हो जाए, बट राष्ट्र का मतलब होता है वहां पर रहने वाले लोग। तो लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, ठीक है, मातृभूमि के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो वही सीधी सीधी बात है। फिर वहीं आगे आई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चर यूनिटी, यूनिफॉर्म लॉज एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अबॉलिशन ऑफ इंटरनल customs duties, standard weights and measures, and promotion of French as a common language unified the country। क्या मतलब था? लॉज बनाए गए, सब पर समान रूप से लागू होते थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी, जो क्लर्जी वगैरह करते थे, वो सारी चीजें बंद कर दी गई, किसी को स्पेशल राइट्स नहीं दिया गया, और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। ध्यान रखना, लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ होता है देश को एक करने में, ठीक है, कैसे मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। और इसके चलते जब हर चीज यूनिफॉर्म हो गई तो फ्रांस भी यूनिफॉर्म हो गया और सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए।
ये चीज अच्छी थी। फ्रांस में जब ये सारी चीजें होने लगी ना, तो आसपास के देश भी इंस्पायर होने लगे इस बात को लेकर। अब ठीक है, आगे बढ़ जाओ। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। अब सीधी बात है, वो मैंने अभी बताई तुम्हें कि जब फ्रांस के अंदर लोग एक होने लगे और लोगों को आसपास के देशों को भी दिखने लग गया कि देश पर अब राजा से ज्यादा जनता का दबदबा है, जो कि पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले तो हो नहीं सकता था। ठीक है, इंडिया में देख लो, हमारे जो वो रहे हैं, हमारे टाइम में मुगल एम्पायर वगैरह रहा है। ठीक है, तुम ये देखना कि जिस प्रजा पे वो राज करते थे, उस प्रजा ने कभी आवाज नहीं उठाई। जैसे मुगल एम्पायर बना तो छत्रपति शिवाजी महाराज को आना पड़ा था उनसे लड़ने भिड़ने के लिए, अपने लोग कोशिश ही नहीं करते थे। तो ये सारी बातें थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राजा से राजा लड़ाई लड़ता था लोगों के लिए, ये सीन था। ओके, दैट वाज द रीजन हम शायद गुलाम रहे। तो फ्रांस इनमें से रहा है। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि देश में शूरवीर नहीं है, शूरवीर एक से एक रहे हैं, और ट्राइब्स की तरफ तो बहुत सारे रहे हैं, बट फिर भी यार, ठीक है, जो काम प्रजा ने किया वो काम हमारे यहाँ काफी कम देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग ना केवल मुंह चलाना जानते हैं, मैं बातें बातें फड़वाना है, औंधी चौंधी बातें करवा लो बस। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, नेपोलियन की फोटो ही नहीं लगाई, छोड़ो जान दो। नेक्स्ट शॉर्ट वगैरह जब बनाएंगे ना, उसमें बताएंगे, नेपोलियन की शक्ल दिखाएंगे आपको, वरना तो आपकी कॉपी में छपी हुई है। नेपोलियन है कौन? देखो भाई, नेपोलियन बोनापार्ट एक वक्त पे फ्रेंच आर्मी का कमांडर हुआ करता था। ठीक है, 5 फुट 5 इंच का आदमी था वो। ठीक है, हाइट से बहुत ऑब्सेशन है हमारा। The Napoleon marked the return of monarchy in France, but he also carried forward many revolutionary principles. मैं बताता हूँ हुआ क्या था। रोबेस्पियर के मरने के बाद, रोबेस्पियर के चले जाने के बाद कुछ काउंसिल्स बनाए गए थे। उन काउंसिल्स के जो लोग थे वो आपस में भिड़ते रहते थे, तो नेपोलियन ने मौका देखकर फ्रांस के क्राउन को अपने सर पर रख लिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर। पूरी कमांड पूरी की पूरी मिलिट्री इसके नीचे काम करती थी। 1804 में ये अपने आप को राजा घोषित करता है और सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड को एस्टेब्लिश करता है। इट मींस इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहली बार हमें देखने को मिला था कि कानून की नजर में सब समान है। अगर कोई जुर्म करता है, भले वो नोबल्स का हो, क्लर्जी का हो, आम जनता में से हो, सबको सेम सजा दी जाएगी। ये बात पहली बार देखने को मिली। फिर आगे चल के प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, राइट टू प्रॉपर्टी वो लेकर आए। राइट टू प्रॉपर्टी का सीधे सीधे मैं बताता हूँ मतलब क्या। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपका घर है, वो आपको पता है आपका है, आपके पास कागज है जी, कागज दिखा देंगे हमारा हो गया, सीधी बात है। वो घर तब तक नहीं बिक सकता जब तक आप ना चाहो, है ना, सीधी सीधी बात है ना। कोई खरीद नहीं सकता, मैं आया हूँ खरीदने, भैया अपना घर दे दो, अब बोलेंगे मेरा मूड नहीं है बेचने का, मैं क्यों दे दूं, सीधी बात है, समझ में आई ना बात। तो यही बात हो जाती है। बट बेटा पहले ऐसा नहीं था। लुइस 16 के टाइम पर जब नेपोलियन नहीं आया, तो उससे पहले भी सीन कुछ ऐसा चलता था कि जिस देश में लोग रहते हैं ना, वो पूरा देश राजा का है, तो राजा जो चाहे उस देश के साथ कर सकता है। ठीक है, जमीन उठा के किसी को भी बेच देगा, वो जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो अपना खुद देख लें। तो ये सीन था, राइट टू प्रॉपर्टी नेपोलियन लेकर आया कि भाई जो लोग जहां रह रहे हैं वो उनका अधिकार है, उन्हें वहां रहने दो। ठीक है, तो बीच में पगलैटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राजा है महल के अंदर, बाहर का सबको जनता का ही है, मान के चलिए। ठीक है, तो ये बात ना लोगों को बड़ी पसंद आई शुरुआत में कि ये बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। ठीक है, जितने भी बर्थ राइट थे उन्हें अबॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया। बर्थ राइट्स मतलब प्रिविलेज जो मिलते थे क्लर्जी वगैरह, वो मोनार्की वापस ले आया था, प्रिविलेजेस हटा दिए थे। ठीक है, नेपोलियन एक बेहतरीन राजा साबित हुआ लोगों के लिए, अच्छा था, लोगों को पसंद आ रहा था राजा। उन्हें लग रहा था कि ये शायद हमें आजाद कराने आया है, बट असल में आजादी तो ठीक ही है, पर नेपोलियन केवल आजाद कराने नहीं आया था, नेपोलियन राज करने आया था। राज किस पे? पूरे फ्रांस पर और पूरे यूरोप पर भी, और अगर अच्छा चलता रहा तो शायद पूरी दुनिया पर भी। अब होता क्या था कि लोगों को दिखाई तो देता था कि वो मोनार्की तो हटा रहा है, कि मतलब वो अलग अलग देशों में जाके, देशेस व्हाट, अलग अलग कंट्रीज में जाकर लड़ाई लड़ता था, जीतता भी था, बंदा बढ़िया था लड़ने भिड़ने में, जीतता था। वहां से राजों को हटा दिया, अब उसके बाद खुद राजा बन जाता था। अब सीन ये था कि मोनार्की हटती हुई तो दिख रही थी, लेकिन साथ में लगती हुई भी दिख रही थी कि वो तो हटा रहा है बट खुद भी तो राजा बन रहा है। मिलिट्री वगैरह का घेराव करता था, बट कुछ चीजें उसने ऐसी करनी शुरू करी जो लोगों को पसंद नहीं है। पहला, उसने सेंसरशिप लगा दी। प्रिंटिंग प्रेस उस समय पर थी, ठीक है,
सेंसरशिप लगा दी कि जो छपेगा वो नेपोलियन बताएगा कि क्या छपना है। दूसरी बात, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मैंने बताया फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या होता है, वो लोगों को जबरदस्ती भर्राता आर्मी में कि चलो लड़ने चलता है, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है, लोगों से कुछ फंडामेंटल राइट्स उसने छीन लिए थे कि राजे के खिलाफ बोलने की जरूरत भी मत करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई और लोगों की नजर में अब नेपोलियन खटकने लगा था। तो ये चीजें, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। तो शुरुआत में पहले तो लोगों ने उसका काफी वेलकम किया, बट आगे चल के कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना, सेंसरशिप लगाना, कुछ ऐसी चीजें करना जो लोगों को पसंद नहीं है, दैट वाज द रीजन नेपोलियन लोगों की नजरों में खटकने लगा। अब आगे बढ़ जाता है। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, एंडेड फ्यूडलिज्म एंड फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्डम इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड एंड द डच रिपब्लिक। सीधी बात है, नेपोलियन ने काफी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉमन कर दिया था, ठीक है, सिंपलीफाई कर दिया था, और काफी सारे पीसेंट्स को जो कि जर्मनी वगैरह में गुलामी कर रहे थे उनको आजाद भी कर दिया था। दैट वाज द रीजन लोगों को पसंद आया। बट उसने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, फोर्स रिक्रूटमेंट का जब काम किया तो लोगों को अब वो बुरा भी लगने लग गया, ठीक है। जनता अपने हिसाब से सोचती रहती है। खैर छोड़िए, अब हम बात करते हैं, अब द बिगनिंग की बात करते हैं, क्योंकि अभी नेपोलियन मान के चलो वहां राज कर रहा है, उसे वहां राज करने दो, ठीक है। इन मिड 18th सेंचुरी, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बढ़िया स्क्रीनशॉट। चलो, mid 18th century Europe had no nation states, as countries like Italy and Germany were divided into many kingdoms under absolute monarchies. The idea of nationalism emerged। ठीक है, क्या पढ़ लिया मैंने अभी बताया कुछ सिंपल कि पहले नेशंस नहीं होते थे, नेशन स्टेट नहीं होती थी, सबके अपने अपने एम्पायर थे, सब अपने अपनी छोटी छोटी रियासतों के महाराजा राजा महाराजा होते थे और अपने आपस में लड़ते रहते थे। लड़ वो रहे हैं, मजा उन्हें आ रहा है, दिक्कत होती थी उन लोगों को जो उन जगहों पर रहते थे। तो सीधी सीधी बात ये थी। अब थोड़ा द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास weakened aristocratic dominance and supported equality and nationalism। अबे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आ गया ये? एक मिनट रुको। क्या है यार? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ज़ोल्वरीन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, एक कम्युनिटी मान लो, कुछ भी। तो यहाँ पर इसके जो लोग थे, ये थे कौन? ये थे भाई मिडिल क्लास लोग, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स बहुत सारे थे, और इनकी ना एक बात की डिमांड थी। वो डिमांड ये थी कि भाई हमें पता है हमारे जो नेशन है, नेशन तो नाम भी लेना गलत है क्योंकि उसमें पर नेशन स्टेट तो थी नहीं, कि हम जिस जगह पे रहते हैं, मान के चलो वो जो लैंड मास है, वहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे एम्पायर्स हैं। क्या है? बहुत सारे एम्पायर्स हैं। और जब इन एम्पायर्स की हम बात करते हैं ना, तो हर एम्पायर का अपना राजा है, वो अपना टैक्स लगाता है, ठीक है, अपना टैरिफ लगाता है, उसके अपने टैक्स बैरियर्स होते हैं, और तो और उसके उसके जो सीन है वो ये है कि अलग अलग करेंसी है, मल्टीपल करेंसीज है, तो काफी मुश्किल होती थी ट्रेड करने में। तो इस बात को लेकर इन्होंने बात करी अपने राजा से कि यार क्या चल रहा है ये, ठीक है। उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को खत्म करने की बात करी और इक्वेलिटी की बात करी कि अगर हम इकोनॉमिक इक्वेलिटी चाहते हैं, अगर हम सच में अपना डेवलपमेंट चाहते हैं ना, तो ये पंगे खत्म करने पड़ेंगे, मानो या ना मानो। अलग अलग वाला कंसेप्ट है, और ये मल्टीपल टैक्स सिस्टम वाली जो दिक्कत है, क्योंकि सारा पैसा तो फिर टैक्स भरने में चला गया, प्रॉफिट क्या कमाया। तो इस बात को लेकर काफी सारी बातें वो बोला करते थे। फिर उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक स्फीयर की, वो बात करते हैं लिबरलिज्म की, वो बात करते हैं कि फ्री मार्केट करना जाए, ठीक है। तो ज़ोल्वरीन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो फॉर्म हुई थी और जो टैरिफ बैरियर को खत्म करने की बात करते थे। कहाँ? पर्शिया में। मल्टीपल करेंसी सिस्टम को जब बंद किया पर्शिया ने, जर्मनी के ही थे, और जर्मनी पर जो उस समय पर राजा राज कर रहा था, वो पर्शिया का था। कैसे बताता हूँ, ठीक है, तो बताता हूँ। तो उस समय पर जो करेंसीज हैं, मल्टीपल करेंसी सिस्टम खत्म हुआ, और फिर उससे क्या हुआ कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली
इकोनॉमी को। ऐसा ही कुछ हुआ था देश के अंदर भी हमारे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर देखा जाए जीएसटी जो आया, बहुत से नालायक टैक्स करते फिर रहे थे, क्योंकि कंसेप्ट उन्हें समझ में नहीं आता। मैं एक बार को थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतनी बात हमें समझ होता क्या था कि कंट्री के अंदर बहुत सारी स्टेट्स थी, तो जब सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे ना यार, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अलग टैक्स सिस्टम बना रखा था। जैसे इधर है ना, अलग अलग टैक्स देने पड़ेंगे, अलग अलग राजा ने अलग अलग कर रखा है, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स सिस्टम बना रखा था। एंड दैट वाज द रीजन बिजनेसमैन को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, ट्रेडर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, अलग अलग वो टैक्स भरते रहते। कोई भी टोल नाका बंदी आती, या फिर क्या कहते हैं उसे, टोल टैक्स, चुंगी हिंदी में बात करें तो, ठीक है, टोल नाका जहां भी आता वहां पे उन्हें पैसे भरने पड़ते थे हर टोल में। बट जीएसटी का क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स पारित हुआ, और जिस बंदे ने ये वाला टैक्स भर रखा है उसे फिर कोई और टैक्स नहीं देना, एक टैक्स, बात खत्म। ठीक है, तो ये था, इससे स्ट्रेंथ मिलती है इकोनॉमी को। नलायकों को समझ में नहीं आएगी, आप समझो लेकिन, ठीक है। तो जीएसटी वाज द यहाँ पे आया, ठीक है। ऐसी ही कुछ हालत थी, ये नहीं कह रहा कि अलग कोई नेशन स्टेट नहीं थे, बट कंट्री के अंदर जो स्टेट्स थी उन्होंने काफी दिक्कत दे रखी थी उस समय पर। तो ये सारी बातें दिक्कत दे रखी थी, सबके अपने टैक्स थे, सोचना चाहिए लोगों को। अब करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना की। किसकी ट्रीटी ऑफ वियना? भाई ये ट्रीटी क्या है मैं बताता हूँ। ये ट्रीटी ये होती है एक समझौता, एक पैक्ट, ठीक है। अब पैक्ट क्या था मैं बताता हूँ, ध्यान दें। पैक्ट तो खैर समझौता हो जाएगा, ट्रीटी ये तो डील थी। किन के बीच में मैं बताता हूँ कि अभी कुछ समय पहले नेपोलियन राज कर रहा था, अभी मैंने बताया, नेपोलियन से लोग दुखी भी थे। दुखी वाले को हटा दो, नेपोलियन लगातार जब राज्य जीतता जा रहा था, तो उस समय की जो ग्लोबल पावर्स थी, जैसे रशिया हो गई, रशिया, हाँ नहीं, रशिया हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, ओके, ब्रिटिश हो गए, ये ग्लोबल पावर्स थे उस समय के। तो उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने सीधे बात करी कि चलो एक युद्ध छेड़ते हैं। तो बैटल ऑफ वाटरलू, क्या बैटल ऑफ वाटरलू कब लड़ी गई? 1815 में। सो बैटल ऑफ वाटरलू जब लड़ी गई तो नेपोलियन उसमें हार गया, और फिर वहां से वो गायब, नेपोलियन गायब हो गए, सीधी बात है, वहां से गायब हो गए। अब सीधी बात है, अब बचा क्या कि अब हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रेंच एम्पायर जो नेपोलियन का बनाया हुआ था। अब ट्रीटी ऑफ वियना के चलते सीधी बात थी, हिस्सा बांटी कर रहे थे फ्रांस की, कि कितना हिस्सा क्या क्या रखा है, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि ट्रीटी ऑफ वियना के चलते ये सारे के सारे जो लोग थे ना, जो ग्लोबल शक्तियां थी उस समय की, ये सब मोनार्क थे, राजा महाराजा थे, और इन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत थी कि लोगों ने मोनार्की हटा दी थी, ठीक है। नेपोलियन जरूर मोनार्की ले आया था, बट उसने कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए थे लोगों को, ठीक है। ये बात ये नहीं चाहते थे जो ग्लोबल पावर से ब्रिटिशर्स वगैरह, ये वापस मोनार्की को ले आए, ठीक है। फ्रांस के कई राज्यों में जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो बर्बन किंग्स थे, उन्हें स्थापित कर दिया, और वापस से वही सारी चीजें कर दी जो लुई 16 के टाइम पे चलती आ रही थी। तो ये सारी चीजें इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना के चलते कर दिया। पहले करो यार तुम ये, हाँ ठीक है, ठीक है। वही स्टेट चर्च वगैरह फिर बना दिए गए, ठीक है। मोनार्की वगैरह का सिस्टम जो भी पहले जैसा था ना वही कर दिया, कि राजा का बेटा राजा, वो तो पहले भी था सिस्टम, सोशल हायरार्की, ठीक है, बर्थ राइट, बर्थ प्रिविलेज, ठीक है, कि लोगों ने जितने पापड़ बेले थे अपने आप को यहाँ पर ठीक करने के लिए, इन्होंने वापस से बट्टा बैठा दिया सभी का। Policies led to the rise of liberals and revolutionaries who opposed monarchy. पहले शायद चल जाता, बट जो लोग लुईस 16 से भिड़ चुके हैं, रॉबेस्पियर से भिड़ चुके हैं, एक वक्त पर नेपोलियन से भी भिड़ चुके हैं, ठीक है, ये लोग इनके सामने, मतलब ये जो ग्लोबल पावर्स इनके सामने टिक नहीं सकती थी, सीधी बात है। जैसे इन लोगों ने मोनार्की वापस लेकर आए, तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के अंदर, वो लोग भड़क गए और बहुत बड़ा हंगामा किया, और 1848 में जो चीजें हुई वो हम देखेंगे, ध्यान दो। अब द एज ऑफ नेशनलिज्म या एज ऑफ रेवोल्यूशन, कुछ भी कहो, ये बात है 1848 की। भाई साहब 48 ढंग में लिखेगा, और कहाँ 48 लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इन जुलाई 1830 होता है क्या है कि जब मोनार्की वगैरह वापस से ले आते हैं, तो लोग इतना भड़कते हैं कि 1830 आते आते जुलाई 1830, जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं इस रेवोल्यूशन को, जुलाई 1830 में ये वहां के बर्बन राजाओं को, बर्बन डायनेस्टी से रिलेटेड है, तुम्हें पता होगा लुई 16 बर्बन डायनेस्टी से रिलेटेड था, या नेपोलियन के आने के बाद मतलब बहुत सारी चीजें हुई, तो बर्बन किंग्स वापस रख दिए थे उन्होंने, तो लोगों ने उन राजाओं को उखाड़ फेंका,
और उस जगह पर किसे बैठा दिया? लुइस फिलिप को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के चलते। मिला जुला के बात ये थी कि रिपब्लिक पूरी तरीके से नहीं आया था, बट एक राजा को बना दिया कि लुइस फिलिप राज करेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये जुलाई रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ, आसपास की कंट्री अपने आप ही पागल हो गई कि कुछ करते हैं, फ्रांस आजाद हो गया, अब हमारी बारी है। एक चिंगारी भड़की बेल्जियम में, बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, कि बेल्जियम अलग हो गया, छोटी सी कंट्री वो भी अलग कर दिया यार, हो गया वो खुद ही हो गया अलग, ठीक है। तो ये था नेशनलिज्म। फिर आगे हुआ 1821 में भी एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा था, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1832 पे आते ग्रीस मतलब ग्रीस जो कंट्री है, उसने भी अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से, ये हम भी जा रहे हैं। कारण क्या था कि सीधी सी बात भैया, कारण ये था कि ग्रीस का जो कल्चर है, ठीक है, ग्रीक कल्चर वो अलग था ऑटोमन एम्पायर से। दैट वाज द रीजन, उन्होंने खुद को अलग कर लिया कि हमें नहीं रहना साथ में, ठीक है, और रोक सको तो रोक लो, ठीक है। 21 में द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, लोग काफी ज्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग में थे, but become symbol of a struggle for freedom against the foreign rule. Greece had been part of Ottoman Empire since 15th century. 15th century से ग्रीक्स जो था Ottoman Empire का पार्ट, उसमें कल्चर मिलते तक नहीं थे, बट आगे चल के Greek nationalists received support from exiled Greece and sympathetic Western Europeans. यूरोपियन से भी, वेस्ट यूरोप से भी उन्हें सपोर्ट मिली, और इसके चलते उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। किस ट्रीटी के चलते? स्टेनिटोपोल, अब तो मैंने नाम से ले ला, लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। स्टेनिटोपोल, सीधी बात कर लिया जाए तो 1832 में ये रखी गई ट्रीटी, और इसके चलते ग्रीस अलग होता है। अब आगे बढ़ जाओ, चलिए, ये है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अगला टॉपिक है, ये टॉपिक क्या बताता है कि इतनी देर से हम जो देश पे देश अलग करते जा रहे हैं, तो लोग क्यों, हम बताते क्या फायदा हो रहा है। नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जहां पर एक ही कल्चर के लोग रहते हों, एक ही तरह के लोग रहते हों, और एक ही कल्चर के भी ना सही, इस तरह से लोग रहते हो कि कम से कम एक बात को माने, ठीक है, एक किसी बात पर एक मत हो जाए। हमारे देश में भी तो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, बट फिर भी हम कई बातों पे जो भी देश में फैसले लिए जाते हैं, कई बात रखते हैं और बात मानते भी हैं। वही बात होती है नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट का सीधे मतलब है एक ही कल्चर के लोग रहे और मिलजुल कर रहे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना होता रहे कल्चर को लेके। दूसरी बात, एक मत होकर किसी बात को माने, यही बात थी। तो यही थी कि जब, ठीक है, ये जो देश आजाद चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या कारण है भैया? कारण ये है कि लोगों की आपसी, मतलब कि जो मोनार्क्स थे, वो देश को अपने पिताजी का समझ बैठे थे, और वो जो चाह रहे थे वो कर रहे थे देश के अंदर, सीधी बात है। और यहाँ पर जॉन हर्डर ये बात बताते हैं कि देश का मतलब, बात है कि देश का मतलब मोनार्की नहीं होता, देश का मतलब होता है देश के लोग। तो रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग, की लोगों ने ये फील करना शुरू किया कि हम देश का हिस्सा हैं और देश हमारा हिस्सा है। तो ये कौन सी इमेजिनेशन है? तो बात करते हैं कि जर्मन कल्चर टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। क्या मतलब? वो बड़े बड़े महलों में नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें, क्योंकि जो महल में बैठा वो खुद बाहर से आया हुआ है, वो पर्शिया का राजा है, यहाँ का नहीं। आपको जर्मन कल्चर मिलेगा कहाँ देखने को? लोगों के बीच में, उनके फोक डांस में, ठीक है, उनके फोक सॉन्ग्स में, ठीक है। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation. Folk dance, folk stories, folk poetries, these are the, यही हमारे देश की धरोहर है। इसी के चलते लोग एक रहते हैं। अगर इसे ही तुम हटाते तो बात खत्म हो जाएगी। तो लोग अपने देश, अपनी आजादी को पाने के लिए सब कर रहे थे। वेस्टर्न जो कब्जा हुआ इन्वेडर्स का, उनसे लड़ने के लिए कुछ तो मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन उन्हें यहाँ से मिल रहा था, सॉरी, यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब आगे बढ़ते हैं। ओए भाई, पहले तो ये कर यार, ठीक है। अब बात ये है कि नेशनलिज्म में सबसे बड़ा हाथ देश के कल्चर का था। नेशनलिज्म में सबसे बड़ा हाथ फोक डांस, फोक स्टोरीज का था। नेशनलिज्म में लोक कथाओं का था, हमारे स्टोरीज का था। और उसमें भी एक बहुत बड़ा हाथ किसका था? ध्यान देना, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज ने
मतलब लैंग्वेज का अपना ही रोल रहा है नेशनलिज्म में। बात क्या थी कि मैं बताता हूँ, 12th में ना, क्लास 12th में जब तुम जाओगे 10th वालों, भगवान ने चाहे अगर आप 11th जाग गए और फिर उसके बाद 12th में भी गए, तो एक चैप्टर है, द चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? पहला ही चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन है, आपका फर्स्ट लेसन ही लास्ट लेसन है। तो लास्ट लेसन में पता है क्या है सीन है कि लास्ट लेसन में कुछ इस तरीके से सिनेरियो है स्टोरी का कि जर्मनी ने, मतलब ये वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है कि जर्मनी ने ना फ्रांस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। और उसमें ना एक टीचर स्टोरी बता रहा है कि उस बंदे का, जो टीचर है, उसका आखिरी लेसन है इस क्लास में, ठीक है। और वो फ्रेंच पढ़ाता है, जो कि अब फ्रेंच भाषा हटा दी गई है ये बच्चों को, क्योंकि हिटलर का कब्जा हो गया फ्रांस पे। दैट वाज द रीजन। वो लास्ट में एक बात बोलता है, वैसे तो फ्रेंच में बोली थी, बट मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, कि जब तक आप अपनी भाषा का साथ नहीं छोड़ते, जब तक आप अपनी भाषा को नहीं बोलते, आप किसी के भी गुलाम नहीं बन सकते, ठीक है। फ्रेंच हो, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज हो, या अपने देश की हिंदी भाषा हो, ठीक है, या हमारी लोकल लैंग्वेज जो भी, अगर आप उस भाषा को नहीं छोड़ रहे, यकीन मानिए देश भी आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये मिला जुला के बात है, वो केवल इतना बताता है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को याद रखते हैं, ठीक है, अगर आपका सेंटिमेंट अपनी लैंग्वेज की तरफ है, अपनी भाषा की तरफ है, दैट्स द रीजन कि आप कभी गुलाम बन ही नहीं सकते। और भले ही हिटलर का कब्जा फ्रांस पे हुआ कुछ समय के लिए, बट फ्रेंच तो आज भी चलती है, वही बात है, ठीक है। लेकिन हमारे जो, फिर वही बात आ जाएगी देश की, वो अपनी, ठीक है, अपने कंट्री की बात करेंगे, पहले इधर पढ़ लो, क्योंकि हमारे लोग हिंदी वगैरह भूल रहे हैं ठीक है। अभी असर नहीं दिख रहा इसका कि हम अपनी संस्कृत भूल गए, इंग्लिश भूल गए, अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। यकीन मानो आने वाले कुछ सालों में इसका असर तुम्हें दिखना, बट हम बात कर रहे थे इनकी। हाँ, तो बात क्या थी कि रशिया ने पोलैंड पर कब्जा किया था। किस पर कब्जा किया था? पॉलिश भाषा बोली जाती है, पॉलिश भाषा बोली जाती है, और उनका अपना पॉलिश कल्चर था। क्या था? पॉलिश कल्चर था। जब रशियन आर्मी ने उन पर कब्जा किया 1831 के आसपास, ठीक है, तो उन्होंने काफी सारे लोगों को क्या करा कि सारे स्कूल में से पॉलिश हटाकर रशियन लैंग्वेज इन सबको सिखाई जाए। जबरदस्ती जो लैंग्वेज थी रशिया की, उसको थोपा गया लोगों पर, ठीक है। बट वहां के लोगों ने अपनी पॉलिश भाषा नहीं छोड़ी। जो वहां के क्लर्जी थे, वहां के जो चर्च के प्रीस्ट थे, वो लोग पॉलिश में ही अपना सारा काम करते थे। उन लोगों ने मना कर दिया कि भैया हम रशियन नहीं सीखेंगे, सीधी बात हो गई, ठीक है। और इसके चलते जो रशिया था, उन्होंने पॉलिश क्लर्जीज को उठाया और उठा के साइबेरिया भेज दिया। कहाँ भेज दिया? साइबेरिया। साइबेरिया दुनिया के, ठीक है, बट फिर भी उन लोगों ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। किन्होंने? जो पॉलिश सिटीजन्स थे, उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। और यहाँ पर हमें नेशनलिज्म की फीलिंग देखने को मिल जाती है। तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। आपको भी अपनी भाषा की तरफ अटैचमेंट होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, बहुत बढ़िया, ठीक है, होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उस समय पर हुई, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ था। और यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। भले ही वो प्रीस्ट, भले वो क्लर्जी की डेथ हो गई, बट बहुत लोगों को जगा के चले गए। ओके, खैर अब थोड़ी बात कर लेते हैं, हो गया। अब नेशनलिज्म की जहां तक बात है, अब बात केवल ये नहीं थी कि मोनार्की रखनी है या डेमोक्रेसी रखनी है। बात ये है कि अब के बार हमें देश को ऐसे हालातों में रखना होगा ताकि हम कुछ चीजों से जो कि खराब होने वाली है उनसे बचा सके। तो यहाँ पर यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। स्क्रीनशॉट लो पहले यार। हाँ, जो यूरोप की पॉपुलेशन थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते क्या हो रहा था मैं बताता हूँ। जिसके चलते खाने की कमी पड़ रही थी, रोजगार नहीं था, नौकरियां भी नहीं थी, और भी बहुत सारी चीजें खराब हो रही थी, ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो स्मॉल प्रोड्यूसर स्पेशली इन टेक्सटाइल सफर ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड। इंग्लैंड शुरुआत से ही इसने कई लोगों का काम खराब किया। यहाँ पर भी इसने हरकत दिखाई अपनी। बात क्या थी कि इंडस्ट्रीज वगैरह पर काफी ज्यादा काम करते थे। मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे ना, मतलब द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है शायद, जो भी चैप्टर आपका 10th में, आपके में आधा आ रहा है वो। तो उसके अंदर तुम ये देखोगे कि इंग्लैंड के पास खेती करने के लिए इतनी जमीन नहीं थी
चीज खड़ी कर रखी थी, वो चीजें यहाँ थी। वो क्या था कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे ना, जो हाथों से टेक्सटाइल बनाते थे, हाथों से कपड़ा बनाते थे, उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था। किससे? मशीन से बनने वाले कपड़े से। और मशीन से बनने वाला कपड़ा भैया वो 1 घंटे में हजारों कपड़े बना सकता है, और हाथ, मतलब सीधी बात है, हाथ से कोई इतनी जल्दी कपड़े कैसे बना सकता है? तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको काफी तगड़ा कंपटीशन दे दिया इसने, और लगभग इनका काम ठप हो गया। इनका काम क्या हो गया? ठप हो गया। मतलब यहाँ पर भी फिर पैसों की कमी आ गई। पीसेंट्स, इनको भी काफी ज्यादा फ्यूडल बर्डन्स आ रहा था। फ्यूडल बर्डन्स मतलब जो उस समय की मोनार्की थे, उस समय के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगा रखे थे, जिसके चलते सब गरीबी रेखा के नीचे जा रहे थे। सब फूड प्राइसेस लगातार बढ़ता जा रहा था। 1848 एक ऐसा साल था जहां पर लोग इतना भड़क गए, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि फूड शॉर्टेज के चलते वही वही दंगे, वायलेंस वगैरह भड़कने लगा फ्रांस में 1848 में। और फिर उसके बाद लुइस फिलिप को देश भागना पड़ा, जो कि राजा था वहां का। वो जैसे भागा तो 1848 हुआ। 1848 के बाद, क्या बोल रहा हूँ, 1848, 1848 के बाद जो सीन ये होता है कि लुइस फिलिप के उड़ जाने के बाद क्या करते हैं लोग, फ्रांस को एक रिपब्लिक साबित कर दे, कि रिपब्लिक अनाउंस कर दिया कि भैया लोकतंत्र आ गया, कोई राजा वाजा है नहीं आता। बट उसके बाद फ्रांस में जो नेशनल असेंबली होती है वो आगे आती है, ठीक है, वो एक स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आगे एक कदम आते हैं और करते हैं कि भाई पहले बात सबको राइट टू वोट, सभी आदमियों को 21 साल के हैं जब तक, और फिर उसके बाद गारंटीड राइट टू वर्क, हमारा काम है, हम नौकरी देंगे, ठीक है, खाने पीने की कमी नहीं होगी। फ्रांस ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा कदम उठाया, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे। बस चल जा आगे। हाँ, अब सिलेक्सिया का एक केस है तुम्हारी बुक में, छोटा सा मैं बता देता हूँ। मैंने बताया ना कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बेरोजगारी आ रही थी, बेमतलब का पंगा हो रहा था। बेमतलब का तो नहीं है, चीजें खराब है, चीजें ऐसी हो जाती है कि वर्ल्ड में ना किसी को बहुत ज्यादा मिल जाता है, किसी को बिल्कुल नहीं मिलता। वही चीजें यहाँ थी। यहाँ पर कुछ कॉटन वीवर्स थे, वो हाथों से कपड़ा वगैरह बनाते थे और लगभग ये सिलेसिया पोलैंड का एक, ठीक है, पोलैंड का एक छोटा सा गांव है, वहां पर लगभग 18,000 लोग रहते हैं, बहुत कम। तो हुआ क्या था कि काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के चलते जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो इन मजदूरों से जो हाथों से कपड़ा वगैरह बनाते हैं, इनका मतलब काफी ज्यादा फायदा उठाते थे। किस तरह से? इन्हें पैसे कम देते थे, काम ज्यादा करवाते थे। तो इस चीज को लेकर यहाँ के जो कॉटन वीवर्स थे बहुत ज्यादा भड़क गए, ठीक है। और ये भड़के तो ये बात है 4 जून की 2 बजे की, कि एक वीवर्स का बहुत बड़ा झुंड कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों को घेराव कर लेता है और उस पर पत्थरबाजी शुरू करता है। घरों के अंदर घुस के फर्नीचर वगैरह तोड़ देता है। कॉन्ट्रैक्टर्स वक्त पर अपनी फैमिली को लेकर भाग गए, वरना दिक्कत हो सकती थी। उन्होंने वहां से रेनफोर्समेंट भेज दिया, आर्मी भेज दी, पुलिस भेज दी, ठीक है, सेना भेज दी, मिला जुला की बात थी। वीवर्स ने उन सैनिकों के सामने भी प्रदर्शन करा, और फिर उसके बाद हुआ क्या, गोलीबारी हुई, जिसके अंदर 11 कॉटन वीवर्स मारे गए। तो ये हालत है बेटा, भुखमरी इतनी ज्यादा थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, लगभग 11 की डेथ हुई। तो ये सिलेसिया का एक छोटा सा किस्सा है। इससे आपको ना उस समय के जो यूरोप के हालात है वो देखने को मिल सकते हैं कि खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो भूख आदमी से कुछ भी करवा सकते हैं। यू मस्ट नो, आप बहुत अच्छे समय में जी रहे हो, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये सारी बातें थी, ये सारा मामला था। विलियम वुल्फ नाम था उस पर्सन का, विलियम वुल्फ, उस पर्सन पूरी न्यूज, ये पूरी घटना को रिकॉर्ड किया, ठीक है, और हम तक पहुंचाया, ठीक है। वो एक जर्नलिस्ट थे, इंग्लिश जर्नलिस्ट। हो भाई, चलो अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये 10 हैं लाइंस, ठीक है, एक एक लाइन का तुम्हें अपना समझ में आ जाएगा उस समय पर हुआ क्या था। वैसे मैंने भी बता दिया, इंग्लिश में बना के लिखना है तो ध्यान से बनाकर लिख लेना, ओके। अब आगे आ जाइए, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। डुअल नेचर ऑफ रेवोल्यूशंस, जहां पर जो वाइल्ड, मतलब कि मिला जुला के जो गरीब लोग थे उनके अपने कारण थे रेवोल्यूशन करने के, ठीक है, वो लगातार अपने लिए स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, अपनी तरफ से जितना वो बना पा सकते थे। जो गरीब थे, किसान थे, लेबर्स थे, वो अपने हिसाब से रेवोल्यूशन कर रहे थे, अपने हिसाब से आंदोलन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब पढ़े लिखे और अच्छे घर के लोग थे, उन्हें भी न्याय चाहिए था,
जो मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड थे, वो भी अपना रेवोल्यूशन लड़ रहे थे। इन रेवोल्यूशन में दम इसलिए ज्यादा था क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे थे, 4 कदम आगे की सोच रहे थे। इन्हें दिखाई दे रहा था कि अगर ऐसे चलता तो आने वाला फ्यूचर हमारा खतरे में आ जाएगा। दैट वाज द रीजन, ठीक है। तो काफी सारी चीजें थी। इन रीजन विदाउट इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, हाँ जी, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थी। मैंने बताया एक जमीन का टुकड़ा था, उस पर छोटे 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 साम्राज्य बसे हुए थे, सबके अपने अपने छोटे रियासतें थे, सब रियासतों के बेताज बादशाह थे और सबके अपने रूल्स थे। इसको लेके काफी ज्यादा दिक्कत। द यूनिफिकेशन वही मेन टॉपिक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। तो पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यार। चलो भाई, हो गया आराम, बहुत हो गया, काम वाम कर लें थोड़ा। तो अब जो टॉपिक है वो है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब यार जर्मनी और इटली की जब बात हो रही है ना, मैं तो खुद कहूंगा इस वीडियो को ना थोड़ा सा ना तुम ना 2x या 1.5x पे देखना, जल्दी समझ में आ जाएगी। क्योंकि शिकायत रहती है मैं बड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। चलो बात पूरी करते हैं। देखो भाई, जर्मनी में ना कुछ चीजें, भाई रेड कलर से क्यों आ जाता है बार बार खैर, बात करते हैं जर्मनी की। जो बात है ना, जर्मनी में ना कुछ चीजें याद रखने लायक हैं। जैसे कि वहां का जो राजा था वो पर्शिया का राजा था, ठीक है, ठीक है। और पर्शिया के राजा का नाम क्या था, हम हाईलाइट कर देते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। क्या नाम था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, जब ट्रीटी ऑफ वियना हो रही थी ना यार, तो इन्होंने फ्रांस का जो एम्पायर था, जो नेपोलियन ने बना रखा था अच्छा खासा, उसको हिस्सों में बांट के अलग अलग देशों को, वो 4 देश थे, मैं बता देता हूँ 4 देश कौन से थे। इट वाज ऑस्ट्रिया, वो बताना रह गया पता नहीं कैसे। इट वाज ऑस्ट्रिया, रशिया, पर्शिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड कहो, यूके कहो, ब्रिटेन कहो, जो मन करे वो बोलो, ठीक है। तो यूके, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, वाह क्या नाम है। तो ये थे एम्पायर थे, मतलब ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर कुछ इस तरीके से। खैर छोड़ो, ये 4 ग्लोबल पावर्स थे जिन्होंने कब्जा किया था, मतलब नेपोलियन को हराया था, वो बात थी। तो पर्शिया के हिस्से में जर्मनी के कुछ हिस्से आए थे, तो दैट्स व्हाई किंग ऑफ पर्शिया, जर्मनी का जो आज का जर्मनी है वहां का राजा था। ओके, ये बात ध्यान में रहे। अब मैं बात करता हूँ, क्या नाम था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। हम FW4 लिख देते हैं ऐसे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। दूसरी बात, फ्रैंकफर्ट चर्च, नहीं मतलब फ्रैंकफर्ट सिटी का नाम है और सेंट पॉल करके चर्च थी, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, यू मस्ट नो, है ना। ये कुछ चीजें होती हैं, ये काफी समझने वाली होती हैं, बहुत समझने वाली होती हैं, ठीक है। काफी मद्दा मद्दा बोलने लगे हैं आजकल। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट होता है, मैं ऐसे बताता हूँ कि ये बहुत सारे लोग, मतलब सिटीजन जो होते हैं जर्मनी के, जहाँ का राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था, ठीक है। तो पर्शियन किंग थे, तो काफी सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं भाई, फ्रैंकफर्ट नाम की जगह थी। क्या नाम थी जगह का, फ्रैंकफर्ट नाम की जगह थी, जर्मनी में एक सिटी है। तो फ्रैंकफर्ट की सेंट पॉल चर्च में ये लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में टेबल टेनिस कोर्ट में करा था नेशनल असेंबली ने। तो यहाँ पर ये असेंबली टाइप बना देते हैं। फिर उसके बाद वो जो सेंट पॉल चर्च है, वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक पार्लियामेंट का रूप ले लेता है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना शुरू होता है। वहां पे पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी। महिलाओं को ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उनका भी योगदान था। फिर उसके बाद वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पहुंचते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जिस तरीके से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम है, थोड़ा आप भी देख लो। तो वो ऑफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को उनको कि इस हिसाब से, इस इन टर्म्स के हिसाब से हम अपना देश चला लो, तो आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। बट जो क्राउन था, जो राजा था, वो इस बात को मना कर देता है कि नहीं, ये नहीं होगा भैया, ये मैं करना भी नहीं चाहता। तो ये बात वो जैसी बोलते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं, ये बात होती है। बट चल रहा था, अपोजिशन भी अच्छी खासी चल रही थी। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ उन्हें मना तो करता ही है, बट साथ ही साथ दूसरी जो मोनार्की होती है, दूसरे एम्पायर की जो मोनार्की होती है, उनके साथ आ जाता है कि इन नेशनलिस्ट मूवमेंट को हमें रोकना पड़ेगा, वरना हमारी गद्दी को
खतरा बढ़ सकता है। तो ये बात तो इसने बोली, ये बात ध्यान रखना होगे। बट कहीं ना कहीं वहां के जो राजा थे, अलग 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 जो मोनार्क्स थे, ठीक है, हर देश में रेवोल्यूशन वाली स्थिति चल रही थी, ठीक है, उस समय पर काफी दिक्कतों से गुजर रही थी दुनिया, तो ये सारी चीजें उस समय पर चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वो जो राजा महाराजा थे ना, इंक्लूडिंग विलियम, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इनके दिमाग में भी ये बात आ गई थी कि अब तक हमने राज कर लिया, लेकिन अब हम इन्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, क्योंकि अब ये धीरे-धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर बाँट के रखें, तो इन पर राज करना बड़ा आसान हो जाता है। बट जब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, बात समझ रहे हो ना? जब लोग एक साथ आ जाते हैं, तो फिर वहीं बात मुश्किल पड़ जाती है। तो यहाँ पर लोग एक साथ आ गए थे और एक नेशन स्टेट की माँग कर रहे थे। तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इस बात को पहले तो मना नकारता है, फिर धीरे-धीरे मान जाता है। वो मान इसलिए जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लोगों को मैं जनता को अब ज़्यादा देर रोक नहीं सकता, कि हम ज़्यादा इन पर रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अलग बात हो जाएगी, ठीक है? और इनके साथ अगर ज़्यादती बरतेंगे, क्रुएलिटी दिखाएँगे, तो चीज़ें और खराब हो सकती है, क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। ये वक़्त अब वो नहीं रहा, ठीक है? सब फ्रांस से इंस्पायर होकर आ गए हैं, ठीक है? तो बात ये थी। वैसे आप जल्दी से ये कर लो स्क्रीनशॉट, ये टाइमलाइन बन जाएगी एक शाश्वत समय रेखा के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सीरीज़ वगैरह नहीं देखते क्या? देखा करो भैया। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो बात होती क्या है कि द लिबरल अटेम्प्ट टू यूनाइट जर्मनी वाज सरप्रेस्ड बाय मोनार्की एंड मिलिट्री, कि पहले पहले दिनों में यही हुआ था कि जो लिबरल्स मूवमेंट वगैरह कर रहे थे, जो लैंड ओनर्स थे, जो मोनार्क्स थे, इनको क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, मतलब कि रोक रहे थे, अपोज कर रहे थे ढंग से ही। बट एक वक्त फिर ऐसा भी आया कि पर्शियन किंग खुद तैयार हो गया कि एक काम करते हैं, जर्मनी के जो हिस्से थे, आज का जो जर्मनी है उसके भी कई हिस्से थे, कि इन हिस्सों पर अब हमें काम करते हैं, एक नेशन स्टेट बना ही लेते हैं। बट नेशन स्टेट बनाने के लिए आसपास की जो कंट्रीज है, मतलब कि जैसे मान के चलो ये आज का जर्मनी है, इतने हिस्से पे पर्शिया का हिस्सा हो गया, इतने हिस्से पे फ्रांस का हिस्सा था, थोड़ा बहुत, कुछ हिस्सों पे ऑस्ट्रिया भी था, ठीक है, कुछ हिस्सों में डेनमार्क भी था। तो अगर पूरे को ही एक यूनिफाइड कंट्री बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इनसे मैं बात करने जाऊंगा ये तो मानेंगे नहीं, इनके अपने अपने एम्पायर है, कोई अपना एम्पायर क्यों छोड़ेगा, हर कोई थोड़ा ना सरदार पटेल होता है। तो इधर जो, मैं सरदार पटेल की बात क्यों कही अभी बताता हूँ कुछ समय में। तो बात क्या होती है कि जो पर्शियन किंग होता है, वो खुद ही कमान को अपने हाथ में लेता है, कि चलो पूरी कंट्री को यूनिफाई करना शुरू करता है। अब कंट्री यूनिफिकेशन का वक्त आता है, तो उसका मिनिस्टर होता है ऑटो वन बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। तो इनके हाथ में मतलब पूरी कमान दी जाती है कि आप करो। तो 3 युद्ध लड़े जाते हैं उन दिनों, 3 युद्ध, 3 वॉर्स, इन 3 कंट्रीज के खिलाफ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और तीनों से युद्ध वो जीत जाते हैं। 1871 में पूरा का पूरा जर्मनी यूनिफाई हो जाता है, और विलियम फर्स्ट, कहाँ गया फ्रेडरिक विलियम, उसका हमें नहीं पता, उसकी डेथ हो गई थी। विलियम फर्स्ट उस पूरे जो जर्मन एम्पायर बना, उसका अकेला राजा बनता है, और जर्मन यूनिफाई इस तरीके से हो जाता है, जर्मन यूनिफिकेशन। और उन्हें जो सिंहासन दिया गया था, मतलब वो जब गद्दी पे बैठे तो वो हिस्सा था, मतलब कि पैलेस ऑफ वर्सेल्स में उनका राज तिलक हुआ, एंड देन वहां पर वो अनाउंस हुए। अब पैलेस ऑफ वर्सेल्स कहाँ से आ गया, ये तो फ्रांस में, जाहिर सी बात है फ्रांस पर भी तो अभी हाथ मारा था हमने, दैट्स व्हाई। तो बात यह थी कि विलियम फर्स्ट 1871 में 3 युद्ध जीतकर पूरे जर्मनी को यूनिफाई करके एक जर्मन एम्पायर बनाते हैं, जिसमें ये देश नहीं थे, केवल ये था पर्शिया, और पूरे का नाम मिला जर्मनी, और इसके राजा वो बन गए। खैर बढ़िया है, ऐसी राजा आजा बनते रहे तो बढ़िया। खैर ये जल्दी से करो। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persian states' power. The new state placed a strong emphasis on modernizing. खैर वह सीधी सीधी बात वही है कि जब पर्शिया ने ही तीनों युद्ध जीते, तो जर्मनी पे जाहिर सी बात है कि जो कब्जा होगा वो पर्शियन स्टेट का हुआ, और उसने जर्मन एम्पायर खड़ा करा, और उसमें बैंकिंग, लीगल सिस्टम वगैरह इंप्लीमेंट करे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जुडिशियल सिस्टम भी लाया गया, ठीक है, और जो बिजनेसमैन को जो दिक्कत आती थी, जगह जगह टैरिफ और टैक्स भरने पड़ते थे, वो भी खत्म हो गए, क्योंकि वो 3 कंट्री तो रही नहीं, हम ही हम हैं, अब हमें ही टैक्स भरते रहो और क्या, ठीक है। खैर अब बात आती है यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, इसका और बढ़िया है गुरु।
इससे पहले तुम जरा ये मैप समझो। इटली के लगभग 7 टुकड़े करे थे करने वालों ने, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना के चलते इटली को भी कई हिस्सों में बांट दिया था, तो कुछ अलग 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 सब चलाते थे। ठीक है, तो ये मैप तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है ना। खैर अब जल्दी से समझते हैं, बाद में समझे यार, वैसे टाइम है अभी भी समझ सकते हैं, चलो समझ लेते हैं। तो 19th सेंचुरी में इटली को लगभग 7 स्टेट में डिवाइड किया था, और इटली को 7 स्टेट में डिवाइड करा, और 7 में से केवल एक ही स्टेट था जो सर्डिनिया पिडमोंट चलाते थे। सर्डिनिया पिडमोंट क्या है, एक इटालियन हाउस था, इटालियन प्रिंसली हाउस, मतलब कि इटली के प्रिंस थे और इटालियन ही थे। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इनको मैं इतना ज्यादा ध्यान में क्यों रख रहा हूँ, इटालियन क्यों ध्यान में रख रहा हूँ, इसलिए ध्यान में रख रहा हूँ क्योंकि इस हाउस को छोड़ के बाकी सब दूसरे देश के थे, बाकी सारे विदेशी थे। जैसे हमारे देश पे कब्जा हुआ ना, ठीक वैसी इटली के कुछ हिस्से उन्होंने टुकड़ों में कर करके एक हिस्सा इटली का नाम दिया, सर्डेनिया पिडमोंट, ठीक है, और बाकी सारी चीजें इस तरीके से कर दी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न इटली जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, मैंने बताया। ठीक है, सेंट्रल इटली को पोप चलाते थे, ठीक है, उनकी अपनी कम्युनिटी थी। और जो साउथ इटली था उससे बर्बन किंग्स, वही फ्रांस वाले, बट बर्बन किंग ऑफ स्पेन, एक वक्त पर बर्बन डायनेस्टी में स्पेन भी आता था, तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन उस किसे इटली को के कुछ हिस्से को चलाते थे, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग बांट रखा था। ठीक है, सर्डेनिया पिडमोंट सबसे अलग। अब होता क्या है कि इटालियन लैंग्वेज हैड मैनी रीजनल वेरिएशन एंड हैड नॉट येट डेवलप्ड इनटू कॉमन लैंग्वेज, कॉमन नेशनल लैंग्वेज। कि इटाली वैसे तो लोग बोलते थे बट कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस भी बहुत थी। मैंने बोला ना, नेशनलिज्म में लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर भाषा सबकी एक होती तो भाषा के नाम पर सबको एक कर सकते थे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर एक पर्सन आते हैं, वैसे तो इन लोगों के नाम बहुत पहले से ही लिखे हुए हैं, मैं वीडियो की शुरुआत में मैंने, वीडियो के अंत में मैंने रख दिया है, इनके बारे में अलग से समझाया मैंने डिटेल में, जानना जरूर। ज्यूसेप मैजीनी, ये कौन है बंदा, जैसे हमारे यहाँ थे ना फ्रीडम फाइटर नेशनलिस्ट, ऐसे ये इटालियन नेशनलिस्ट थे। 1830 में इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई थी, ओके, जैसे कि यंग इटाली हो गया, और इन्होंने नेशनलिज्म की सोच को पूरे इटाली में फैलाने की कोशिश की थी। बट किन्हीं कारणों के चलते ये नेशनलिज्म को उस, क्या कहते हैं, उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था। तो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो भी था, मतलब इनके जो भी एक्ट थे, इनके जो भी मूवमेंट थे, वो 31 और 1848 में जब काफी कंट्रीज जो थी आजाद हो रही थी, इटली तब भी आजाद नहीं हो पाया था। और ज्यूसेप मैजीनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और फिर वो हर तरीके से डिपेंड हुए विक्टर इमैनुअल सेकंड पर। विक्टर इमैनुअल सेकंड कौन है? अब मैंने बताया सर्डेनिया पिडमोंट एक प्रिंसली हाउस है, और इस प्रिंसली हाउस का कोई तो कैप्टन होगा ना, कोई तो किंग होगा ना। तो विक्टर इमैनुअल वाज द किंग और द हेड ऑफ सर्डेनिया पिडमोंट प्रिंसली हाउस। तो इस इटालियन प्रिंसली हाउस के विक्टर इमैनुअल कौन थे? राजा थे। तो जोसेफ मैजीनी इनको कन्विंस करते हैं कि देखो, हो जाए तो बढ़िया है, और इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल पावर अगर हमें चाहिए तो पूरी इटली के जो 7 टुकड़े किए हैं इन लोगों ने, उसे मिलाना पड़ेगा, मानो या ना मानो। तो ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्टर इमैनुअल भी दुखी थे इन लोगों से, वो भी कुछ ऐसे ही चाहते थे, क्योंकि इटली तो वो पहले से था, बाद में टुकड़े हुए ना, तो सीधी सीधी बात है। तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, करते हैं कुछ। तो फिर उसके बाद जिस तरीके से वहां पर कौन थे, क्या नाम था, ऑटोमन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पर भी इनके एक मिनिस्टर थे, काउंट कैमेलियो डिकैवियर, डिकैवियर के नाम से याद रखते हैं, वो चीफ मिनिस्टर थे सर्डेनिया पिडमोंट प्रिंसली हाउस के। ये मूवमेंट को अपने हाथ में रखते हैं और शुरू करते हैं। चलिए अब बताइए चढ़ाई कहाँ करनी है। तो शुरुआत होती है ऑस्ट्रियन एम्पायर से, मतलब साउथ की तरफ, ठीक है, तो साउथ की तरफ वो अपना रेवोल्यूशन, अपनी सेना भेजते हैं, और 1859 में ऑस्ट्रिया को हराते हैं, और साउथ इटली इनका हो जाता है। और वहीं पर इनकी मुलाकात होती है जोसेफ गैरिबाल्डी से। किनसे? जोसेफ गैरिबाल्डी। अब कैसे नाम रखते हैं ये, गैरिबाल्डी, ओके, नॉट गैरिबाल्टी, गैरिबाल्डी के नाम से हम इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, ये आर्म्ड फोर्स पहुंचाते हैं, इनके साथ काफी सारे वॉलंटियर्स भी होते हैं, क्योंकि ये भी इटली को एक ही करना चाहते थे। 1860 में गैरिबाल्डी अपनी सेना को पहुंचाते हैं, और
किंगडम ऑफ द टू सिलिसीज, मतलब कि जो नॉर्दर्न हिस्सा होता है नॉर्थ की तरफ, स्पेनिश रूलर्स मैंने बताया, उन पर चढ़ाई शुरू करते हैं और उन्हें भी फिर जीत जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो काफी सारी दिक्कतें हुई मगर जीत गए। 1861 में जब आगे चल के मतलब ना लगातार युद्ध जीते। 1859 में नॉर्थ जीता, फिर 60 में गैरिबाल्डी के साथ, सॉरी 1859 में साउथ जीता, फिर 1860 में गैरिबाल्डी के साथ नॉर्थ जीता। बचा सेंटर का, सेंटर पॉप चलाते थे, तो उन्होंने देखा दोनों तरफ से हम घिर गए हैं, तो उन्होंने भी अपने हथियार घेर दिए कि चलो छोड़ जाने दो। तो पूरा इटली इस तरीके से क्या हो गया, अबे क्या कहते हैं उसे, एक हो गया, यूनिफाई हो गया। और यूनिफाई होने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि विक्टर इमैनुअल 1861 में, सोच 3 साल में इटली जीत मारा इन्होंने। 1861 में विक्टर इमैनुअल प्रोक्लेम करते हैं एज ए किंग ऑफ डेस्पाइट यूनिफिकेशन, कि पूरा इटालियन एम्पायर आता है और वहां पर सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, मिलजुल के रहने लगते हैं, ये राजा बन जाते हैं उस जगह के। और मजे की बात ये थी कि वहां के जो लोग थे, कोई नेशनलिस्ट की कोई खास सोच तो उनमें थी नहीं, तो बढ़िया है कि कोई भी राजा बन जाए तो बढ़िया ही है। तो विक्टर इमैनुअल वहां के राजा बने और आज के इटली इटली है, और कुछ खास नहीं। ठीक है, सीधी सीधी बात है। वैसे नेशनलिज्म अच्छा चल रहा था, बट जोसेफ मैज़ीनी और गैरिबाल्डी का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो मैंने वीडियो के अंत में समझाया, बीच में समझाता तो यार अजीब सा लगता है, दैट्स व्हाई मैंने लास्ट में रख दिए सारी वीडियोस। शॉर्ट है, छोटे छोटे, समझ में आ जाएगा है ना। ये देख लेना, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इनसे तो हम बात अकेले में और आराम से करेंगे। हाँ तो भाई स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेटेन, ग्रेटेन क्या द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देख रहे थे। ठीक है, तो मैं बात बताता हूँ कि यहाँ पर बात नेशनलिज्म की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात थोड़ी सी एम्पायरलिज्म की होगी, मतलब एम्पायर जैसा परिचय है। मैं बताता हूँ स्ट्रेंज केस क्या था ब्रिटेन का। पहली बात तो ब्रिटेन पहले से कोई कंट्री नहीं थी पहले देश होते थे, 4 थे। इंग्लैंड, जहाँ पे इंग्लिश लोग थे, इंग्लिश बोलते थे। स्कॉटलैंड, जहाँ पे स्कॉटिश लोग थे, स्कॉटिश बोलते थे। आयरलैंड में आयरिश, और वेल्श में वेल्श। बहुत बढ़िया, 4 देश, जिसमें वेल्श बहुत छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था, सीधी बात है। तो बात क्या थी कि अच्छा खासा कर रहे, मतलब रह रहे थे, और इन चारों का अपना अपना कल्चर था, अपनी अपनी लैंग्वेज थी, अपने अपने ट्रेडिशंस थे। सीधी सीधी बात है, कुछ अलग नहीं, कुछ गलत नहीं था, जब तक इसमें खुजली नहीं मची थी। एक अच्छे खासे रेवोल्यूशन के बाद, जो कि 1688 में हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट के पास मोनार्की और पावर दोनों आती है, और इस मोनार्की और पावर के चलते द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड साइन करता है स्कॉटलैंड के साथ, और स्कॉटलैंड को क्या करता है, अपने में मिला लेता है। अब ये 2 देश हो गए, वेल्श भी साथ में ही आ गया था उन दिनों, कोई बहुत बड़ा देश नहीं था। ओके, और जब ये साथ में आते हैं तो एक किंगडम बनता है, और उस किंगडम का नाम रखता है द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन नाम यहाँ से। खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो कि बात इंग्लैंड की थी, तो इंग्लैंड में जो इंग्लिश थे, तो इंग्लिश पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्होंने डोमिनेट कर लिया। मतलब कि वो जो एक एम्पायर बना, ये जो किंगडम बना यूनाइटेड किंगडम, कोई बहुत ज्यादा मतलब उसके फैसले लेते तो पार्लियामेंट में लेते, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट था उसके अंदर इंग्लिश लोग ज्यादा हो गए। ठीक है, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट पर क्या कर लिया, एक तरीके से कब्जा कर लिया। तो उससे क्या हुआ, स्कॉटलैंड ने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी। ठीक है, बैन कर दिया। ठीक है, क्या स्पीकिंग कोई और सी लैंग्वेज, सीधी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या नेसेसरी कर दिया। और दूसरी बात, दूसरी कोई लैंग्वेज बोलेंगे नहीं, और ट्रेडिशनल वेयर तो बिल्कुल नहीं पहन सकते। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने क्या कर दी, बैन कर दी, और स्कॉटिश कल्चर को पूरी तरीके से क्या कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया, एक तरफ को फेंक दिया। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो थे ही नहीं, पॉलिटिकल राइट्स कुछ खास थे नहीं, तो मिला जुला के स्कॉटलैंड ने अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा दी ब्रिटिश के हाथों या इंग्लिश के हाथों। अब आ गया जो अगला कौन है, अगला था आयरलैंड। आयरलैंड चीजें तो देख रहा था, बट उसके देश की स्थिति वैसी खराब चल रही थी। वो क्या थी स्थिति, मैं बताता हूँ। उसके देश में स्थिति चल रही थी, एक तरफ कैथोलिक्स और एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स, इनके बीच की आपस की लड़ाई थी। इंग्लिश लोग इसी का ही फायदा उठाते हैं, इंग्लिश एम्पायर इसी बात का फायदा उठाता है, और वो क्या करता है, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करता है। और जैसे ही प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करता है तो स्थिति और खराब हो जाती है। अब जैसे स्थिति खराब होती है तो वुल्फ टॉनिक रिवोल्ट कर रहे थे, बट उसे भी क्रश कर दिया जाता है, और 1801 में आयरलैंड को भी यूके अपने भीतर समा लेता है। तो इस तरीके से आयरलैंड, स्कॉटलैंड एक सबऑर्डिनेट पार्टनर बन के रह जाते हैं, और ब्रिटिश नेशन
पूरी तरीके से एक इंग्लिश कल्चर को लेके डोमिनेट होता जाता है। और ये काम ब्रिटिश का ना पुरानी आदत है इनकी ये काम करने की। तो इस तरीके से इन्होंने एक किंगडम को तैयार किया। इसमें कोई नेशनलिज्म की बात नहीं थी, ठीक है? यहाँ पर कुछ और ही कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे जबरदस्ती देश को जोड़ रहे हैं और एक नया एम्पायर बना रहे हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिला-जुला के बात ये थी। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया तो सही, बट उनको आइडेंटिटी ही नहीं दी, उनको उनकी पहचान ही नहीं दी, जो उनका उनकी पहचान थी, उनका कल्चर, ठीक है? उनकी लैंग्वेज वो भी छीन ली। तो ये बात थी। द ब्रिटिश आइडेंटिटी was promoted through symbols like the Union Jack, national anthem, God Save Our Noble King, along with the English language. सीधी बात है कि अब जो भी उन्होंने नेशनल एंथम वगैरह रखा, वो ऐसे तो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट दिखाई तो सभी को दे रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। स्कॉटिश और आयरिश की तो बात ही नहीं हो रही थी। तो मिला-जुला के बात ये थी कि ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस ऐसा है कि उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आस-पास के देशों को अपने कब्ज़े में ले लिया और ये बात हमने देखी है, पढ़ी भी। ओके, तो ये बात है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स शुरुआत से ऐसे थे बेटा। इन्होंने इंडिया में आकर भी यही यही हरकत करी थी, देखा जाए तो। अब आगे बढ़ जाओ। अब बात आती है पर्सनिफिकेशन और एल्गोरी की। अब ये पर्सनिफिकेशन का क्या मतलब है? देखो भाई, कंट्री जो होती है ना, उसको उससे पर आर्टिस्ट एक पर्सनिफाई कर देते थे, एक पर्सन के रूप में, एक ह्यूमन फिगर के रूप में दिखा देते थे, खासकर एक मदर माँ के रूप में, एक फीमेल फिगर के रूप में। इससे क्या होता था कि लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ज्यादा और जुड़ जाते थे। जैसे हमारे सेंटिमेंट जुड़े हैं ना, भारत से जुड़े हैं यानी ये तो पता नहीं, भारत माता से जरूर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मिला जुला के भारत माता की जय, तो उनसे जुड़े हुए हैं मिला जुला के, अगर देखा जाए तो। ठीक वैसे ही फ्रेंच, जर्मन्स, इनकी भी बात ऐसी थी। तो फ्रेंच माता को हम बोलते हैं मैरियन और जर्मनी माता को हम बोलते हैं जर्मेनिया। मिला जुला के बात वही हो जाती है कि एक ह्यूमन फिगर देना जरूरी हो जाता है और ह्यूमन फिगर देने का यही मतलब था ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स और ढंग से बाहर आए। ठीक है, और काफी सारे सिंबल्स वगैरह भी दिए। एक डायरेक्ट वुमेन नहीं रखी उन्होंने, कोई रियल वुमेन नहीं रखी। मिला जुला की बात क्या थी कि एक ह्यूमन फिगर दीजिए हमारे देश को ताकि लोगों के बीच एक मदरहुड पैदा हो और लोग एक हों और बताएं कि भाई हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है क्योंकि देश हमारी माँ है। ये बात होती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, अगर वो देख रहा होगा तो उसे पता होगा, ठीक है? उसे याद आ जाए क्वेश्चन कि उसने ये पूछा था कि फीमेल फिगर ही क्यों? पुरुष भी रख सकते थे, आदमी भी रख सकते थे, ठीक है? मदरलैंड ही क्यों? मातृभूमि ही क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब आंसर भैया मेरे को काफ़ी मतलब सोचना पड़ा आंसर देने में, क्योंकि अगर देखा जाए तो मदरहुड हो गया, है ना? एक मातृत्व की बात करते थे, ठीक है? मातृ वात्सल्य की बात कर देते हैं, सीधी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा हिंदी बोलती मैंने, मिला-जुला के मदरहुड की बात कर लेते हैं, माँ की ममता की बात कर लेते हैं। दैट वाज़ द रीज़न कि एक मदरहुड दिखाना था, ठीक है? तो उन्होंने एक ह्यूमन फिगर दे दिया, एक फीमेल फिगर दे दिया। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जो महिला होती है ना, जो वुमेन्स होती हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक रियली एक रेस्पेक्टेड फिगर होती हैं, ठीक है? एक बार को हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, बट अगर हम घर की ही बात करें, एक बार को हमारी बेइज्जती हो जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, बट अगर घर की महिला की बेइज्जती हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं की जाती, ठीक है? महिला के चक्कर में तो रामायण महाभारत हो गई हमारे यहाँ। सीधी-सीधी बात है। बात क्या थी? सम्मान ही तो था। तो वही बात हो जाती है कि लड़कियों जो वुमन होती हैं, वो सोसाइटी के लिए और किसी भी घर के लिए एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही पवित्र फिगर होती है, एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल पर्सन होती है किसी के लिए भी। दैट वाज़ द रीज़न एक फीमेल फिगर बनाना, एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। अगर मैन का बना देता, आदमी का बना देता, शायद वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना देश को माँ के रूप में दिखाया, ना कि बाप के रूप में। तो ये सीधी बात हो जाती है, ठीक है? तो बात समझिए, ठीक है? तो ये बात केवल देश तक नहीं है, ये बात आगे भी है। तो मिला-जुला के बात, अब ये कौन है? ये है जर्मेनिया, जर्मनी माता। तो जर्मनी माता के पास फ्लैग देख रहे हो और इनको एक फीमेल फिगर में बताया, ह्यूमन फिगर में, तो इन्हें हम जर्मेनिया कहते हैं। और ये कुछ सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय की स्थिति को। क्या है उस समय की स्थिति को? ये जर्मन फ्लैग है, ठीक है? इट्स अ स्वॉर्ड, ओके? और सबका अपना-अपना सब अपना-अपना सिंबलाइज़ कर रहे थे। मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि जो पीछे आपको सूर्य की रोशनी दिख रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि नए एरा को, ओके?
और ठीक वैसे काफी सारे फिगर है, तुम्हारे बुक में लिखा है यार, ऐसा मुझे याद नहीं है, तुम देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब छोटी छोटी बात हर चीज मैं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? खैर ब्रोकन चेन का मतलब फ्रीडम होता है, इतना मेरे को पता है। और स्वॉर्ड में ये जो पत्ते लगा रखे हैं, मैं ऐसे बता देता हूँ कि स्वॉर्ड का मतलब एक तरीके से था स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टुवर्ड्स रेवोल्यूशन, अगर मोटा मोटा ये बात मान के चले। बट यहाँ पर ये जो ऑक लीव्स हैं ये, ठीक है, ये जो ऑक लीव्स लगा रखे हैं, जो पत्ते लगा रखे हैं, इसका मतलब ये था कि ऑक लीव्स रिप्रेजेंट करती हैं पीस को, किसको? शांति को। और शांति के साथ तलवार, बात थोड़ी हजम नहीं हो रही, शांति के साथ तलवार का मतलब ये है कि हमारी ताकत वहीं लगेगी जहां जरूरत होगी, जहां हमें शांति चाहिए, ठीक है, जहां हमें जरूरत है वहीं तलवार चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। अगर हमारी बात मानकर बात हो रही है, केवल बातों से काम हो रहा है, तो तलवार उठाने की जरूरत नहीं, बट अगर तलवार उठेगी तो केवल विश्व शांति के लिए उठेगी। कितनी अच्छी बात कही है, वाह, अद्भुत। आगे बढ़ जाओ। नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म ब्रिटेन में वो अच्छी बात थी, देखने को मिला, वैसे कुछ खास नहीं, यहाँ पे तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा, मैं बता दो बात होती क्या है। नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म में ना अंतर बहुत है, बट ये जब बहुत ज्यादा हो जाए, देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस एक तरीके से मान के चलो कि नेशनलिज्म में हम नेशन के बारे में सोचते हैं, और एम्पायरलिज्म में हम सोचते हैं एम्पायर के बारे में, ठीक है, सीधी बात। क्या बोल दिया यार। खैर 1874 में जल्दी जल्दी बात करते हैं। बाल्कन एक जगह थी, ऑटोमन एम्पायर इस पर राज करता था, और इस बाल्कन में जो थी ना, बाल्कन का बैल्कन का जो भी है, इसके अंदर छोटी 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 कंट्रीज थी। क्या थी? छोटी 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 कंट्रीज थी, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया वगैरह वगैरह। पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। मैं बताता हूँ समय का सीन क्या था कि ऑटोमन एम्पायर पूरे बाल्कन और उसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं उन पर राज करता था। बात क्या थी कि लगातार नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते लोग काफी ज्यादा मतलब हाइप में थे, ठीक है, वो सब आजादी चाहते थे, ठीक है। और जब सब आजादी चाहते थे ना, तो पता नहीं कहां से ये बात आ गई कि आपस में इन्होंने कंपटीशन सा करना शुरू कर दिया। बाल्कन की ही जो कंट्रीज थी आपस में, वो एक दूसरे को, जैसे कि जर्मनी और इटाली एक दूसरे से युद्ध करके एक बने थे ना, ये हरकत उन्होंने यहाँ भी करनी शुरू कर दी। तो एक दूसरे से लड़ना भिड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, और जब लड़ना भिड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, आपस में कंपटीशन बनना शुरू कर दिया, मतलब एक दूसरे से एक प्रतिस्पर्धा करने लग गए, कंपटीशन करने लग गए कि देखते हैं कि किसकी टेरिटरी ज्यादा बड़ी होती है। टेरिटरी मतलब कि देखते हैं कि किसका देश ज्यादा बड़ा होता है, कि किसके बॉर्डर ज्यादा दूर तक जाते हैं, क्योंकि देश पर कब्जा करोगे तो देश उतना बड़ा होता जाएगा। तो इस बात पर बात आने लगी, और जब इस बात पर बात आने लगी तो वो जो छोटी छोटी कंट्रीज थी आपस में लड़ रही थी, और ये बात पता चलती है किनको? ग्लोबल पावर्स को, ठीक है, जो समय पर यूरोपियन पावर्स थी, जैसे यूके हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया। जब ये बात इन्हें पता चली तो ये लोग भी इस युद्ध में घुस गए, और जैसे ये लोग घुस गए तो हमें वर्ल्ड वॉर वन देखने को मिल गया। ये इन्हें पता नहीं, इन्हें कौन सी खुजली मस्ती, ये घुस जाते हैं कहीं भी, अभी भी फिलहाल वैसी स्थिति चल रही है। ठीक है, तो ये जैसे इस युद्ध में आए तो वर्ल्ड वॉर वन, ये जो वॉर था ये और बड़ा हो गया। तो बाल्कन की बात थी, इसकी छोटी छोटी कंट्रीज थी, आपस में कंपटीशन टाइप कर रहे थे। कंपटीशन की बात क्या है, वॉर ही कर रहे थे आपस में, एक दूसरे पर कब्जा करने के मूड में थे ये। तो यहाँ पर ना बात नेशनलिज्म की नहीं है, यहाँ बात होगी एम्पायरलिज्म की, कि यहाँ पर आप देश को आजाद करने की सोच ही नहीं रहे हो। यहाँ पर आप पता है क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि अपने देश को कितना फैलाया जा सके। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया उनमें से कभी भी नहीं है। एक वक्त था जब, जिसने किसी ने वो भुज मूवी देखी होगी, मुझे वो लड़ाई का नाम नहीं याद, ठीक है, बट उस लड़ाई को, जो उस वॉर को लीड कर रहे थे, सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट के कमांडर रहे हैं। तो उस वॉर में हमने पूरा बांग्लादेश जीत लिया था, ठीक है। हम चाहते थे बांग्लादेश पर कब्जा कर सकते थे, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान था, हम्म, ईस्ट पाकिस्तान था, और उस पर हमने कब्जा कर लिया था। बट हमने मतलब जीता उसे, बट वो नई कंट्री बना के दे दिया, बांग्लादेश तुम रखो, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए। हम शुरू से ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं है कि लड़ते भिड़ते रहे, हम नहीं है भैया। दैट वाज द रीजन हम बाकियों से अलग है, ठीक है। खैर अब हम अपने अपने देश की तारीफ तो हो गई है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये बात थी कि बाल्कन्स में जितनी भी कंट्रीज थी, ठीक है, उन सभी के सपोर्ट में ये चारों आ गए, ठीक है। सबका अपना अपना दोस्त होगा, किसी का दुश्मन होगा, ठीक है। तो मिला जुला के बात हो गई कि ये चारों जैसे ही इस वॉर में आए थे, वर्ल्ड वॉर वन देखने को मिला। और कारण पूछा तो कारण भैया ये है कि यहाँ पर नेशनलिज्म की बात कोई नहीं कर रहा था, यहाँ पर बात करते हैं एम्पायरलिज्म की, कि देखते हैं कि युद्ध में कौन सारी कंट्रीज को जीतता है और कौन राजा बनता है। तो बात ये थी, ठीक है। एम्पायरलिज्म और नेशनलिज्म में हो सकता है अंतर लिखने को आ जाए, तो तुम लिख सकते हो कि नेशनलिज्म का सीधा मतलब होता है अपने देश के बारे में सोचना, ठीक है, अपने देश के लोगों के बारे में सोचना। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि
नेशन स्टेट्स की बात होती है और नेशन स्टेट्स का सीधे मतलब लोगों से होता है, जमीन के टुकड़े से नहीं होता। तो नेशनलिज्म का मतलब था द सिटीजन से, लोगों से, कल्चर से। इंपेरियलिज्म का सीधे मतलब होता है कि देश के बॉर्डर कितने बढ़ने वाले हैं ये बताओ। दैट वाज द रीजन, और कुछ नहीं। वैसे अगर ये पढ़ोगे तो तुम्हारे खुद ही समझ में आ जाएगा। इंपेरियलिज्म का सीधा मतलब है एम्पायर बढ़ाने से, ठीक है। नेशनलिज्म से पीस, ठीक है, एक नया एरा आता है। और एम्पेरियलिज्म लाता है डिस्ट्रक्शन, जो हमने वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा। खैर इतनी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वक्त है बहुत कम। अब आगे बढ़ जाते हैं। ओह ये तो बात खत्म हो गई, चलो थोड़ा सा ब्रेक लो, हम आते हैं अभी। चलो चलो वापस आ गए, ध्यान दो। अब कुछ लोगों के बारे में मैं कुछ लोगों की तुमसे जान पहचान करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने बताया भी था कि वीडियो के अंत में लगा दूंगा यार। लोगों के बारे में ऐसे देख लेते हैं। इन्हें तो पता है, ये जानते ही कौन है, ठीक है। ये तो पहला ही बंदा है, ये पहला ही बंदा है। ये है नेपोलियन। 1804 में नेपोलियनिक कोड लेके आए थे जब फ्रांस के राजा बने थे। और फिर उसके बाद काफी सारी चीजें होती रही और 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई। तो मिला जुला के हमें बताइए, मोनार्की खत्म हो जाती है इनके बाद के बाद। ये है जोसेफ मजीनी, ये हैं लोग। बात थी, ये तो खैर नेपोलियन फ्रांस से। जोसेफ मजीनी की अगर बात की जाए तो इटाली से थे, इटाली के फ्रीडम फाइटर की तरह मान के चलो। इन्होंने काफी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी जिनमें से एक थी यंग इटाली। और इन्होंने बिलीव किया था कि इटाली के जो 7 टुकड़े उन्हें एक करके क्यों ना एक नेशन बनाया जाए। ड्यूक मैटर्निक जो कि ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने इन्हें द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब कि बड़े खतरनाक इंसान है हमारे काम के लिए, इन्हें बताया था। ऑफ कोर्स क्यों ना बताएंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है ट्रीटी ऑफ वियना वो 4 शक्तियां कर रही थी जो मोनार्की चाहती थी, और मेज़ीनी इसी बात को मना करते थे। मोनार्की क्या चाहते, बस ये चाहते थे कि इटाली इटाली का रहे, कोई बाहर वाली कंट्री ना है, ठीक है। काउंट कैमेलियो डिकैवर, कैमेलियो डिकैवर से याद रखिए ये कौन थे, मैं बताता। जब इटाली की लड़ाई चल रही थी, मैं तुम्हें बताया था, तो जो विक्टर इमैनुअल राजा था उस समय का, तो उन्होंने, नहीं यार, हाँ ठीक है, विक्टर इमैनुअल जो राजा था उस समय का, तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया था कि जाओ लड़ाई लड़ो और सब जीत के आना। तो कौन थे भाई, ये सीएम थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिना पिडमोंट। और इन्होंने इटाली को यूनिफाई करने की पूरी कोशिश, क्या यूनिफाई कर ही दिया था, ठीक है। चेहरा देख लो, ठीक है, पेंटिंग है यार, उस समय पर 4K कैमरा नहीं था। अब है, ये कौन है, यह जोसेफ गैरिबाल्डी। ये भी इटाली के यूनिफिकेशन में इनका काफी हाथ था, साउथ इटाली को पूरी तरीके से कब्जे में करने के लिए। जोसेफ गैरिबाल्डी, इन्होंने अपनी सेना भेजी थी और युद्ध करने में हेल्प की थी, काफी सही, ठीक है। अब फोटो भी गजब की है, आगे बढ़ो। विक्टर इमैनुअल सेकंड, यही है विक्टर इमैनुअल, ये थे या जो यूनिफाइड इटाली बना 1861 में, उसके राजा ये हैं, एक बार शक्ल देख लो। ये है विक्टर इमैनुअल, ये लोग हैं, ये नायक हैं इस चैप्टर के, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जब बात आती है जर्मनी की, ठीक है, तो चांसलर थे पहले जर्मनी के, पहले चांसलर जर्मनी के 1871 में। और इन्होंने पर्शिया के राजा के हुक्म के चलते जर्मनी को युद्ध के जरिए पूरा एक किया था, मैंने बताया भी है। आगे बढ़ जाओ। यह है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जिसने लोगों का, जर्मनी की बात है, ठीक है, कहाँ की बात है, अरे यार लिख देता हूँ जल्दी से। ये जर्मनी के राजा दोनों, ये है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जिनके पास लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया था, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बनाया था, इनके पास लेके आए थे, बट इन्होंने मना कर दिया था। फिर इनकी डेथ हो गई थी, और जब पर्शिया के राजा, मतलब ये दोनों ही पर्शियन किंग है, और जब ये बने, तो जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था, उसके राजा बने थे विलियम फर्स्ट, वही है। अब आगे बढ़ जाओ। हाँ ये हैं कुछ लोग फिलोसोफर्स, ड्यूक मेटरनिक, ये नेशनलिज्म का कट्टर विरोध करते थे। और दूसरी बात जिसके लिए जाने जाते हैं, पहली बात तो ये कि इन्होंने होस्ट किया था ट्रीटी ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना को 1815 में। और व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हाँ ये वर्सेल्स में हुई थी, ये बात ध्यान में रखना। आधे ज्यादा काम ना हमारे इतिहास में जो हम पढ़ रहे हैं वर्सेल्स में हुए हैं। नेपोलियन का राज तिलक वर्सेल्स में हुआ, ठीक है। और वो कौन है, विलियम फर्स्ट, उनका भी राज तिलक वर्सेल्स में हुआ था। और ये जो कांग्रेस ऑफ वियना है, ये भी वर्सेल्स में बैठी थी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ,
तो जब ट्रीटी ऑफ मतलब जब वॉर गिल्ट क्लॉज जर्मनी को दे रहे थे, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वो वर्सेल के महल में ही हुई थी। तो वर्सेल्स पैलेस काफी फेमस रहा है हमारे में, ठीक है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, पूछ लेता है कि इस स्टेटमेंट को जरा जस्टिफाई करो, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। छींकने खांसने की बात क्या है मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है, पहली बात तो अगर हिंदी में अनुवाद करें कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप का जुकाम पकड़ लेता है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में जो भी होता है यूरोप उसे फॉलो करता है, ठीक है। यूरोप उसे क्या करता है, फॉलो करता है। मिला जुला के बात क्या हो जाती है कि नेशनलिज्म की शुरुआत करने वाला फ्रांस था और उसके देखा देखी सबने नेशनलिज्म कर दिया था, ठीक है। रेवोल्यूशन की शुरुआत करने वाला फ्रांस था और उसके देखा देखी सबने, ठीक है। कई बार यार चेहरे पहचानने को भी आ जाते हैं, इसलिए इनकी शक्लें जरा ढंग से देख लेना। आगे बढ़ जाओ। यह है जॉन हर्डर, जिन्होंने जर्मनी जो असल में बताया उन्होंने कि जर्मनी कहाँ है भाई, जर्मनी है लोगों के बीच में। इन्होंने फोक कल्चर, फोक सॉन्ग्स, जर्मन कल्चर को, ठीक है, लोगों के रहने के तरीके को, जीने के तरीके को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया और बताया कि अगर गुलाम नहीं बनना चाहते तो अपना ट्रेडिशन छोड़ना मत, भूले भटके भी। अब आगे बढ़ जाओ। अबे यार ले शक्ल देख ली, ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक है। अगला इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। मैंने नहीं बताना, आप खुद बताओ ये कौन है। सीधी सीधी बात है, पीछे पेंटिंग्स इतनी सारी रखी है मैंने, क्या क्या स्पेशल इफेक्ट डाले हैं बनाने वाले ने। यह है फ्रेडरिक सोरो। इन्होंने द पैक्ट बिटवीन नेशंस करके एक क्या करा था, पेंटिंग्स बनाई थी और वो पेंटिंग 4 थी जिनमें से एक हमारे पास है, ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बाकी की 3 गायब हो गई हैं, बट पढ़ी हमने एक ही है, फ्रेडरिक सोरो। अब आगे भैया मैं खुद क्यों आ जाता हूँ इनके मुंह के आगे, लो देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। अगले हैं, ये हैं विलियम वुल्फ सिलेसिया का केस मैंने बताया था, पोलैंड का गांव याद करो, ये पोलैंड का गांव था, ठीक है। कॉटन वीवर थे, कॉन्ट्रैक्टर के घरों को घेर लिया था, पत्थरबाजी कर रहे थे। तो उस पूरी न्यूज को, उस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने वाले ये पर्सन थे, ये हैं विलियम वुल्फ। ये उस समय के जर्नलिस्ट थे। सो ये बात यहाँ पर खत्म होती है और आपका चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है, ठीक है। मैंने आपकी जान पहचान इन लोगों से करवा दी है, ठीक है। अगर कभी अगर कोई एग्जाम में दिक्कत आए तो सीआर इन्हें ही बुला लेना, ठीक है, क्योंकि मैं तो वहां रहूंगा नहीं। बस अब बस अच्छे से एग्जाम दो, पढ़ के जाना। डिस्क्रिप्शन में फिर बोल रहा हूँ, स्लाइड्स मिल जाएंगी, लेना मत भूलना, ठीक है। बस ध्यान दो। फिर वही बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपका एग्जाम अच्छे से जाए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, ठीक है। बढ़िया से एग्जाम करना।